गुड इवनिंग आप लोग, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप अच्छे होंगे। ऐसे ही आप अपनों के साथ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे जो आरबीआई द्वारा रिसेंट चेंजेस, सितंबर मंथ में कुछ चेंजेस करी गई है, कुछ गाइडलाइंस या कुछ डायरेक्शंस में, जिसके बारे में। सबसे पहला शिरीष चंद्र मुर्मू जिनको डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई के लिए अपॉइंट किया गया है। जो आरबीआई कुछ बैंकों पे जो नियम को अवहेलना करते हैं, उनकी गाइडलाइन को अवहेलना करता है, तो पेनाल्टी इम्पोज करती है टाइम टू टाइम्स। अभी रिसेंट में ही 30 सितंबर को इंडियन ओवरसीज बैंक्स पे जो प्रायोरिटी सेक्टर के लैंडिंग के तहत 25,000 के लोन में कुछ चार्जेज कस्टमर से रिकवर किए थे, जिसके तहत बैंक ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक पे 31,80,000 की पेनाल्टी लगाई गई है। अब हम बात करेंगे बैंक जो गोल्ड एंड सिल्वर के अगेंस्ट में फाइनेंस करती है, उसमें कुछ चेंजेस करी गई है। इसके तहत आरबीआई जो बैंक्स है, जो भी बैंक्स है, रेगुलेटेड एंटिटीज है, उनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी कोई भी लोन गोल्ड परचेज या कोई भी सिक्योरिटी जो गोल्ड द्वारा बैकअप किया गया है, जो एक्वायर किया जाना है, उसके लिए किसी भी प्रकार का लोन बैंकों द्वारा नहीं दिया जाएगा। लेकिन जैसे परचेज ऑफ गोल्ड्स, कॉइन, गोल्ड ज्वेलरी या कोई भी फाइनेंशियल एसेट्स जो गोल्ड द्वारा बैकअप हो, उनको परचेज करने के लिए किसी भी तरह की बैंकों द्वारा फाइनेंस नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि शहर टायर 3 और टायर 4 कैटेगरी में है या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है, उस शहर में ये पॉपुलेशन के आधार पर आइडेंटिफाई किया जाता है, तो वहाँ पे जो रो गोल्ड है, वहाँ पे जैसे कुछ इंडस्ट्रीज है या एक्टिविटी जहाँ प्रोसेसिंग्स होती है, रो गोल्ड हमने खरीदा, जो कच्चा माल है वहाँ आया गोल्ड या सिल्वर के लिए, वहाँ फिर प्रोसेसिंग होती है जो डिफरेंट, तो उनको हम वर्किंग कैपिटल दे सकते हैं। लेकिन केवल टायर 3 और 4 सिटीज़ में और वहाँ के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है खुद, तो उस ग्राहक को केवल वर्किंग कैपिटल्स उस रो गोल्ड के प्रोसेसिंग के लिए दे सकता है। लेकिन उनको एक बात और इंश्योर करना है कि जो भी उनके ग्राहक है वो है स्पेकुलेटिव, मतलब वो ट्रेडिंग पर्पस में के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उनकी हिस्सेदारी उस प्रोसेसिंग में ग्राहकों का नहीं है। जो उनके ग्राहक है जिनको हम फाइनेंस करेंगे, ये जो भी ग्राहक बैंकों द्वारा फाइनेंस किया जाएगा जिनको रो गोल्ड के लिए, उनको इंश्योर करना है। एक और स्कीम थी गोल्ड मेडल लोन्स की, जीएमएल। ये आरबीआई द्वारा दिसंबर 31, 1998 को लॉन्च किया गया था, जिसके तहत जो भी गोल्ड एक्सपोर्टर है वो रो गोल्ड इंपोर्ट करते थे, तो उनको एक वर्किंग कैपिटल्स लिमिट दी जाती थी। इसमें कुछ समय के साथ जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, लिबरलाइजेशन गई, तो बिजनेस में वैसे डेवलपमेंट होते गया। तो इस साल 2025 में कुछ चेंजेस करी गई है, जिसमें जो भी एक्सपोर्टर के अलावा डोमेस्टिक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है जो रो गोल्ड को प्रोसेसिंग्स करते हैं, उनको भी प्रमोट ऐड किया गया है, मतलब उनको भी अब इस साल से फाइनेंस किया जाएगा। अब इनका जो रीपेमेंट टेन्योर होता है वो पहले था 180 डेज का, वो उसको बढ़ा के 270 डेज का कर दिया गया है। और इनका रीपेमेंट टेन्योर इसी के तहत फिक्स करना है, बैंकों को डिस्क्रिशन दे दिया गया है। बैंक अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से रीपेमेंट टेन्योर मैक्सिमम 270 डेज का कैप है, उसके तहत फिक्स करेंगे। और जो भी डोमेस्टिक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर है वो भी इनके तहत एलिजिबल है, या अपने जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उनको यदि आउटसोर्स करते हैं तो उनको भी इसके तहत वर्किंग कैपिटल लिमिट दिया जाएगा गोल्ड मेडल लोन्स के तहत। तो गोल्ड मेडल लोन्स में 2 मेजर चेंजेस थे, जो इनका रीपेमेंट टेन्योर 180 दिन से 270 डेज कर दिया गया, और डोमेस्टिक ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर को एक्सपोर्टर के अलावा ऐड किया गया है। क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के तहत
पहला अमेंडमेंट 2025 में प्रपोज्ड किया गया है। जैसे जो भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, मतलब बैंक है, वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है, जैसे सिबिल आप लोग कॉमनली जानते हैं, तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी उनको कहा जाता है। तो इनकी जो रिपोर्टिंग इंटरवल है 15 दिन, मतलब फोर्टनाइटली या शॉर्टर इंटरवल पे जो बैंक को जितना कंफर्टेबल होता है, लेकिन एक बार फोर्टनाइटली इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट कंपनियां को। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन क्रेडिट कंपनी को फोर्टनाइटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन जो अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है इसमें वीकली प्रपोज किया गया है, मतलब वीकली लेवल पे अब जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, जो बैंक है, वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को अपना डाटा रिपोर्ट्स करेगी, जो भी रिपोर्टिंग उनका चलते आ रहा है। इसमें एक और अमेंडमेंट ऐड किया गया है कि जो CKYC नंबर है इनका, जो CKYC हमने डिस्कस किया था, उसमें जो एक रेफरेंस नंबर मिलता है, जो एक CKYC नंबर्स यूनिक ID नंबर मिलता है, उनको भी जो रिपोर्टिंग फॉर्मेट में ऐड करने के लिए प्रपोज किया गया है। मतलब नया फॉर्मेट जो रिपोर्टिंग का जाएगा उसमें हर एक ग्राहक का या हर एक एंटिटीज़ का CKYC नंबर भी प्रपोज रहेगा और इनको वीकली रिपोर्ट करने की प्रपोज किया गया है। RBI ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को टेम्पोररी एडवांस प्रोवाइड करती है फॉर फुलफिलिंग द शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर या मिसमैच ऑफ एक्सपेंडिचर, जिसको हम वेज एंड मीन्स एडवांस बोलते हैं, WMA, वेज एंड मीन्स एडवांस। इसके तहत RBI को, इसके तहत सेकेंड हाफ के लिए जो बचा है अक्टूबर से मार्च तक का पीरियड, उसमें अप्रॉक्स 50,000 करोड़ की प्रपोज लिमिट दी गई है, जिनके तहत RBI ने 2 कैटेगराइजेशन उसमें इंटरेस्ट रेट में किया है, ओवरड्राफ्ट के लिए, एक टर्म लोन के लिए। इसमें RBI ने एक ट्रिगर डाला है कि अप्रॉक्स 75% वेज एंड मीन्स एडवांस का यूटिलाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कर लिया जाता है। तो इसमें 2 तरह के रेट प्रपोज्ड है, एक वेज और मीन्स एडवांस के लिए रेपो रेट है, और यदि यही ओवरड्राफ्ट्स के तहत क्रेडिट लेती है गवर्नमेंट तो ये रेपो रेट प्लस 2% पे दिया जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम एंड रियलाइजेशन ऑफ चेक ट्रंकेशन सिस्टम्स। RBI ने रिसेंटली जो CTS सिस्टम है क्लियरिंग का, अब उसको चेंज करके कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम्स में किया गया है। इनको 2 फेज में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहला फेज जो है 4 अक्टूबर 2025 से लागू होगा और सेकेंड फेज जो है 3 जनवरी 2026 से लागू होगा। इसमें फर्स्ट है सिंगल प्रेजेंटेशन विथ कंटिन्यूअस डिलीवरी। जो भी वर्किंग आवर बैंक का जैसे 10 से 4 है, इसके तहत जो भी कंटिन्यूअस डिलीवरी के तहत बैंक्स को चेक रिसीव्ड होता है तो इमीडिएट वो स्कैन करेंगे और क्लियरिंग हाउस को ऑन गोइंग बेसिस पे भेजते रहेंगे। जैसे होता था पहले बैंक जमा करती थी चेक, फिर एक साथ स्कैन करके होल डे या का इवनिंग या मॉर्निंग में उनको सेंड करता था। तो अब नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी 10 से 4 के बीच में जो भी चेक प्राप्त होंगे, जो सिंगल प्रेजेंटेशन है कंटिन्यूअस बेसिस पे बैंकों को रिसीव होती है, वो इमीडिएट स्कैन करके इमेज क्लियरिंग हाउस को भेजेगी और क्लियरिंग हाउस इंटर्न चेक ड्रॉइंग बैंक को रिलीज करती जाएगी। इस तरह आपका जो क्लियरिंग की प्रोसेस है वो चलते रहेगा। सेकेंड है इसमें कंटिन्यूअस इनवर्ड प्रोसेसिंग्स एंड कन्फर्मेशन बाय बैंक। ये सुबह के 10 बजे शुरू हो जाती है और शाम के 7 बजे बंद होती है। जो भी कन्फर्मेशंस या रिलीज की प्रक्रिया है 10 बजे स्टार्ट होती है, 7 बजे बंद होती है। इसके तहत बैंक्स को जो भी चेक प्राप्त होता है कंटिन्यूअस बेसिस पे, उनमें एक पॉजिटिव या निगेटिव कन्फर्मेशंस देना होता है। पॉजिटिव जिस चेक को आप ऑनर करते हैं, मतलब जो चेक आप रियली रियलाइज करने वाले ऑनर करते हैं, उनको पॉजिटिव कन्फर्मेशन देना है। जो चेक को डिसऑनर कर रहे हैं या डिसऑनर हो रहा है, उनमें नेगेटिव कन्फर्मेशन देना है। और ईच चेक एक एक्सपायरी टाइम बेयर करता है। अभी जो कंटिन्यूअस क्लियरिंग सिस्टम में है उसमें एक एक्सपायरी टाइम इंडिकेट होता है, जिसके तहत
एक्सपायरी टाइम का मतलब होता है जिसके तहत पॉजिटिव निगेटिव कन्फर्मेशंस इनको उनके टाइम के अंदर देना मैंडेटरी होता है। इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव कन्फर्मेशंस ड्रॉई बैंक्स को क्लियरिंग हाउस को देना होता है। तो फर्स्ट फेज जो 4 अक्टूबर से लागू हुआ है, तो जो भी चेक उनके कंटिन्यूस आवर में प्रेजेंट हुआ है उनका जो कन्फर्मेशन देने का टाइम है लास्ट 7 बजे तक है, 7 PM तक है। अभी तक जो यही प्रपोज है फर्स्ट फेज में, किसी कारणवश वो नहीं दे पाते हैं 7 PM तक, वो सेकेंड डे फिर उनका प्रोसेसिंग शुरू होगा। मतलब जिस पे भी उस डेट का एक्सपायरी टाइम 7 PM मेंशन किया है वो ऑटोमेटिक्स उस डेट पे उस चेक को अप्रूवल दी जाती है। रिलीज मतलब मीन्स रियलाइज कर दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है पेमेंट ड्रॉई बैंक्स को। जो भी तो फर्स्ट फेज में जो हमारा इन कन्फर्मेशंस का जो टाइम है वो 7 बजे तक है। सेकेंड फेज में जो 3 जनवरी से लागू होनी है, इसमें कुछ चेंजेज की गई है। अब इसमें 3 जनवरी 26 से सेकेंड फेज जो कंटिन्यूस क्लियरिंग सिस्टम प्रपोज जो लागू होना है, इसमें T+3 सपोज कोई चेक 10 बजे प्राप्त होती है, 10 से 11 के बीच में प्राप्त होती है, तो उनको 3 घंटे के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव कन्फर्मेशन क्लियरिंग हाउस को देना है। अगर वो बैंक्स जो ड्रॉई बैंक्स है वो क्लियरिंग हाउस को पॉजिटिव या नेगेटिव कन्फर्मेशन नहीं देते हैं, फिर भी वो 2 बजे तक डिम्ड अप्रूव्ड माना जाएगा। मतलब नेक्स्ट 3 आवर में जो भी एक्सपायरी टाइम मेंशन है T+3 आवर का, वो डिम्ड अप्रूव कर दिया जाएगा। इसमें एक डिम्ड अप्रूवल वाला क्लॉज एडेड है। जैसे उसमें फर्स्ट जो फेज अभी 4 अक्टूबर से चल रही है, उसका जो एक्सपायरी टाइम 7 PM मेंशन किया गया है, यदि उस डेट पे उस टाइम तक ड्रॉई बैंक्स कन्फर्मेशन पॉजिटिव या निगेटिव नहीं देती है, तब भी वो डिम्ड अप्रूव माना जाएगा। उसी तरह सेकेंड फेज में जो T+3 आवर्स की टाइम शेड्यूल प्रपोज्ड है कंटिन्यूस क्लियरिंग सिस्टम्स में, तो वहाँ पे उनका एक्सपायरी टाइम T+3 आवर का रहेगा। यदि वो नहीं देता है, सपोज 10 बजे चेक रिसीव होती है 10 से 11 के बीच में, और 2 बजे तक नहीं ड्रॉई बैंक्स पॉजिटिव या निगेटिव कन्फर्मेशन देता है, तो वह चेक डिम्ड अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। जब क्लियरिंग हाउस द्वारा क्लियरिंग सेटलमेंट हो जाता है, तो जो भी पॉजिटिव या निगेटिव कन्फर्मेशंस की जो रिपोर्टिंग है फाइनली, वो प्रेजेंटिंग बैंक्स को 1 घंटे के अंदर प्रोवाइड करेगी, और फिर प्रेजेंटिंग बैंक्स जो भी है उसको प्रोसेस करके अपना पेमेंट रिलीज कर सकती है। इसमें भी टाइम लाइन्स काफ़ी कम रखा गया है क्लियरिंग हाउस के लिए। ये भी T+1 आवर का दिया गया है। जो सेटलमेंट के बाद उनको 1 आवर T+1 आवर में पॉजिटिव निगेटिव कन्फर्मेशन प्रेजेंटिंग बैंक को रिलीज करेंगे, फिर प्रेजेंटिंग बैंक प्रोसेसिंग करके उस पेमेंट्स को रिलीज करेगी।